हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में। हम इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। वैसे ये नीति खुद भी बहुत छोटी सी, अगर आप इसको पढ़ेंगे पृष्ठ वाइज, ये 8 पन्नों की शिक्षा नीति है जिसमें शिक्षा से संबंधित बहुत सारी बातों को बताया। तो एक बार ये नज़र डाल लेते हैं कि भारत की अब तक कितनी शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। भारत में अब तक कुल 3 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं। पहली थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और तीसरी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई हुई है और इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन चल रहा है। आजकल इसका इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है। तो वर्तमान में तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विचार कर ही रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1968 पर मैं वीडियो बनाऊंगी। 68 का वीडियो ये है ही, 86 पे मैं वीडियो और बनाऊंगी। तो अभी बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, माफ कीजिएगा, 1968 मुख्यतः जब हमारा शिक्षा आयोग आया था, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट आई थी 1966 में, तो उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें थी शिक्षा को लेकर जो ऐसा बताया गया था कि इन चीजों का हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में इनको लागू करना चाहिए। तो अब एक शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट है, सिर्फ उसके बल पर लागू करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लाया गया, क्योंकि शिक्षा में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत थी, बदलाव की ज़रूरत थी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को लाया गया और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया गया। कई बार अभी मैं आगे बताऊंगी तो आपको लगेगा कि अरे ये बिंदु तो नई शिक्षा नीति में भी है, या इनकी ज़रूरत तो आज भी है, आज भी इन चीज़ों की कमी है, ये हमें अभी भी ऐसा महसूस होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से इन नीतियों से प्रभावित, कितना प्रभावित हुई है, ये भी आप एक विश्लेषण अपने आप में कर सकते हैं। तो अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मुख्य बिंदुओं की बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बड़ी नीति ये नहीं है, मतलब सबसे छोटी नीति, अब तक 3 नीतियों में से सबसे छोटा ये डॉक्यूमेंट है, नीति डॉक्यूमेंट है। तो जिसमें कुछ बिंदुओं पर विचार किया गया है, जिसमें से पहला बिंदु है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। जी हाँ, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो बना था, कानून बना था, वो 2009 में बना था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें पहले की पॉलिसीज में, ये आयोगों की रिपोर्ट्स में हमें हमेशा ये मिला कि हमारे भारत देश में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात हमेशा से की जाती रही है, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 45 में हमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हमें दिया गया है। तो उसको इम्प्लीमेंट करना कि 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ऐसा इस नीति में कहा गया है। ये एक रिकमेंडेशन, एक सिफारिश इस नीति की है। और सबसे बड़ी बात ये नीति कहती है कि ये जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये इस तरीके से की जाए कि जिससे जो भी हमारे साधन है वो कम से कम बर्बाद हो। क्योंकि पहले देखा जाए तो बच्चे विद्यालयों में एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन छोड़ देते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है। अ, उसके बाद हमारा जो दूसरा मुख्य बिंदु है इसका, वो है शिक्षक की स्थिति, भत्ते और शिक्षा के बारे में। अब अगर हम देखेंगे तो शिक्षक को इस नीति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, शिक्षा का एक आधार माना गया है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जो शिक्षक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए। तो इसलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। हमें शिक्षा पे यानी टीचर एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कार्य किया जाए। उसके अलावा शिक्षकों को एकेडमिक फ्रीडम दी जाए, जिससे कि वो अपना कार्य जो है स्वतंत्रता के साथ बहुत ही अच्छे से क्वालिटी वर्क कर सके। इसके बाद जो भी टीचर एजुकेशन है, बीएड वगैरह है, इन प्रोग्रामों पे ध्यान दिया जाए। और भत्ते का मतलब यहाँ पे है कि किसी टीचर को मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाए, उन्हें सैलरी ठीक ठाक दी जाए, टाइमली दी जाए, जिससे कि उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि वो अच्छा पढ़ाएं।
उसके बाद ये शिक्षा नीति भाषाओं के विकास की बात करती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये शिक्षा नीति अगर देखें तो ये क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की बात करती है, जो कि अभी नई शिक्षा नीति अगर हम देखें तो वो बार बार क्षेत्रीय भाषाओं पर बहुत जोर देने की बात करती है। 1968 में ही ये कह दिया गया था कि हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर ध्यान देना है। क्षेत्रीय भाषाओं में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हमें क्षेत्रीय भाषाओं का विकास करना होगा। उसके बाद ये नीति त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात करती है, जो कि अभी तक भी लागू है हमारे स्कूल में, विद्यालयों में, कि त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं बच्चों को कम से कम पढ़ाई जाए, क्योंकि जैसा कि हमें ज्ञात है कि मल्टीलिंगुअलिज्म का बहुत ज़्यादा जोर है इस समय, कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं बच्चा सीखे तो उतना उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो त्रिभाषा सूत्र जो है, जो कि हमें कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भी रिकमेंड किया था, उस त्रिभाषा सूत्र को इस नीति ने भी सिफारिश की कि उसको लागू किया जाए। मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी भाषा, उसके साथ साथ कोई एक अन्य भाषा, भारतीय भाषा भी हो सकती है या फिर कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है, उसको पढ़ाया जाए। स्पेशली जैसे मान लीजिए हिंदी क्षेत्र, हिंदी राज्य हैं तो वहाँ पे कोई साउथ की भाषा पढ़ाई जा सकती है, अगर साउथ के राज्य हैं तो वहाँ पे हिंदी भाषा पढ़ाई जा सकती है, अंग्रेजी, हिंदी और फिर तीसरी कोई अन्य भाषा। तो इस तरीके से एक बच्चे को 3 भाषाएं सिखाई जाएं। उसके बाद हिंदी भाषा के विकास की बात ये शिक्षा नीति करती है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि जो हिंदी है वो हमारी जो है एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में हिंदी भाषा है। तो इसलिए हिंदी का विकास करना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, कि हिंदी के विकास के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य किए जाएं, जितना भी एफर्ट कर सकते हैं उतने एफर्ट किए जाने चाहिए। उसके बाद संस्कृत भाषा की बात की, क्योंकि संस्कृत जो है वो एक ऐसी महत्वपूर्ण भाषा है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है कहीं ना कहीं। तो हमें इस भाषा के विकास के लिए बहुत कार्य करना होगा। अब देखिए, अभी 1968 से लेके आज तक के समय में अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल उसका हुआ है, बहुत कम हो गई है, स्कूलों में नहीं ऑफर की जाती है। तो ऐसे में ये शिक्षा नीति और अभी करंट में जो हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वो भी संस्कृत भाषा के विकास की बात करती है। उसके बाद विदेशी भाषाओं की बात भी की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ा रहे हैं तो विदेशी भाषाओं की पढ़ाई ना करवाई जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अगर हम देखें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो ऐसे में विदेशी भाषाओं का ज्ञान हमें आपसी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, इसलिए विदेशी हमारी शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये नीति शैक्षिक अवसरों की समानता की बात करती है। अब समानता जो है वो कई स्तरों पे ये नीति बात करती है, थोड़ा विस्तार से भी बात करती है। सबसे पहले ये क्षेत्रीय समानता की बात करती है, कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में विद्यार्थी जो है वो अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं ना, कहीं पे विद्यालय की सुविधा नहीं है, कहीं विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड नहीं है, बाथरूम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कमरे भी नहीं है, बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। तो अलग अलग क्षेत्रों में एजुकेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पे टीचर्स हों, सभी क्षेत्रों में अच्छे स्कूल हों, टीचर्स हों, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है उन स्कूलों को अच्छा बनाया जाए। इसी तरह पिछड़ा वर्ग जो है उनकी शिक्षा पर मुख्यतः ध्यान दिया जाए। इसी तरह लड़कियों की जो शिक्षा है मुख्यतः उन पर बहुत ध्यान दिया जाए, उनको ये ध्यान रखा जाए कि लड़कियों को प्रॉपर अवसर मिले शिक्षा प्राप्त करने का। और इसके साथ ही जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड है, क्योंकि शिक्षा नीति 68 की है तो उस समय हैंडीकैप्ड वर्ड यूज होता था, तो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए स्पेशली ये ध्यान रखा जाए कि उनको उचित शैक्षिक अवसर मिले, उसे उन्हें पढ़ने का मौका मिले, और कोशिश ये की जाए कि उन्हें रेगुलर स्कूल में ही हम दाखिला दिला सकें और उनकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत ही ये नीति रिकमेंड करती है समान स्कूल प्रणाली को। अगेन ये कोठारी आयोग ने भी इसको रिकमेंड किया था। तो समान स्कूल प्रणाली क्या है? समान स्कूल प्रणाली ये कहती है कि हमारे जो बच्चे हैं जब उनका एडमिशन
एडमिशन किया जाए तो वो अपने आसपास के स्कूलों में ही किया जाए, कोई बहुत ज़्यादा दूर का स्कूल नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो मेरिट के बेस पर बच्चों को एडमिशन दे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको एडमिशन दे दिया, जिसके पास पैसा कम है उसको नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल जो है वो सभी के लिए एक समान रूप से कार्य करेगा, एक समान रूप से अवसर देगा सबको पढ़ने का। ठीक है। उसके बाद शिक्षा नीति का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रतिभाओं की पहचान। यानी कि हमें ये कोशिश करनी होगी कि जितनी भी जल्दी से जल्दी हम बच्चों के अंदर की प्रतिभा की पहचान करें, उनका टैलेंट किस में है। मान लीजिए कोई बच्चा चित्रकारी बहुत अच्छी करता है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, आजकल तो कंप्यूटर है, हमारे पास एआई है, तो हो सकता है कोई बच्चे का दिमाग उसमें बहुत अच्छा हो, तो हमें उन प्रतिभाओं की पहचान करके उनको विद्यालय में ही मौका देना होगा कि वो कुछ कर सकें, उसी क्षेत्र में कुछ कर सकें। तो उसको हमें अपॉर्चुनिटी देनी होगी उस हिसाब से। उसके बाद कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा सेवा की बात ये नीति करती है कि बच्चों को कार्य अनुभव और राष्ट्रीय सेवा जो है उसमें लगाया जाए। और स्पेशली जो कम्युनिटी वर्क वगैरह होते हैं कि बच्चे जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको अपने समाज से जोड़ें, समाज के लिए उपयोग करना सीखें। तो समय समय पे बच्चे कम्युनिटी सर्विस करें, जा जाके जैसे बच्चों को ले जाया जाए जहाँ पर वो थोड़ी राष्ट्रीय सेवा करें। जैसे मान लीजिए कई बार सफाई अभियान के लिए ले जाया जा सकता है ना, या कई बार बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी मदद करने के लिए ले जाया जा सकता है। कई बार ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, या जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों को बोला जा सकता है। तो इस तरीके से उन्हें कार्य का अनुभव करवाया जाए। उसके बाद विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान की बात करती है ये नीति कि हमारी जो शिक्षा नीति है या हमारी शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान की और अनुसंधान की यानी रिसर्च पर बहुत फोकस होना चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्पेशली हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि साइंस एजुकेशन और रिसर्च को बहुत ज़्यादा हम फोकस करें। इसके साथ ही मैथमेटिक्स को भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें इनकी शिक्षा पर। उसके बाद कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारत, तो कृषि के शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए इस पर। और ये कोशिश की जाए कि कम से कम हर राज्य में एक एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाए, और फिर उस यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस अगर ज़रूरत पड़े तो वो खोले जा सकते हैं। इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन का प्रावधान भी ये नीति कहती है कि जो प्रौद्योगिकी से संबंधित है या तकनीक से संबंधित संस्थाएं हैं वो खोली जाए, और ये शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बच्चों को कॉलेज जाना पड़ रहा है, तो ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा होना चाहिए कि हाँ एक यूनिवर्सिटी है बड़ी, उसके अंदर आपके पास कृषि का ऑप्शन भी हो, आपके पास तकनीक से संबंधित अगर आप कोई कोर्स करना चाहें तो उसका ऑप्शन भी होना चाहिए। तो ये शिक्षा व्यवस्था का अंग इसको बनाया जाए, ये नीति ये रिकमेंड करती है। उसके बाद पुस्तकों के उत्पादन की बात करती है कि क्योंकि पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए, तो पुस्तकों का जो उत्पादन है मतलब क्वालिटी ऑफ बुक्स वो हमें उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करना होगा। बहुत सारे ऐसे लेखक जो बहुत अच्छा लिखते हैं उनको मौके दिए जाएं, उनको इस तरीके के कंटेंट लिखने के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे कि हाई क्वालिटी की जो टेक्स्ट बुक हैं वो स्कूल लेवल पर भी और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बन सके। उसके बाद ये शिक्षा नीति परीक्षाओं की बात करती है कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है जो कि बच्चों में एक डर और भय उत्पन्न करती है, और कई बार ऐसा लगता है कि इसमें कोई रिलायबिलिटी नहीं बची है, तो इन परीक्षा प्रणालियों में सुधार किया जाए, इसको ज़्यादा रिलायबल बनाया जाए, ज़्यादा वैलिडेट बनाया जाए, और कोशिश ये की जाए कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आपको अगर आप अगर समझें इस बात को कि ये जो सीसी पैटर्न है वो बहुत बाद में आकर हमने इंट्रोड्यूस किया स्कूल्स में, लेकिन 1968 की नीति बहुत पहले से कहती है कि कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन जो है वो किया जाए बच्चों का, है ना, लगातार एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चों का
बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो लगातार किया जाए। ऐसा नहीं है कि साल के अंत में एक बार पेपर ले लिए, 2 बार ले लिए, बस खत्म हो गया, नहीं। पूरे साल ये देखा जाए कि बच्चे जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा पर ये नीति बात करती है कि माध्यमिक शिक्षा पर बहुत फोकस किया जाए, जो भी क्योंकि माध्यमिक शिक्षा जो है वो सामाजिक बदलाव का एक साधन है, उसके रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक बदलाव के रूप में अगर माध्यमिक शिक्षा नहीं होगी तो लगाई या विश्वविद्यालय शिक्षा भी नहीं होगी, तो ये शिक्षा नीति दोनों पर, माध्यमिक शिक्षा पर भी और विश्वविद्यालय शिक्षा पर भी समान रूप से फोकस करती है, और माध्यमिक शिक्षा के लिए रिकमेंड करती है कि हम इसी स्तर पर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करें, है ना। क्योंकि बच्चे इसी उम्र से समझना प्रारंभ कर देते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो यहीं पे अगर हम उन्हें ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं जहाँ पे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, मैनेजमेंट है, हेल्थ है, मेडिसिन है, कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, इन क्षेत्रों में वो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। इसी प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा में बहुत सारे ऑप्शंस देने की बात करते हैं। ये नीति सिफारिश करती है कि नई नई यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाए, है ना। तरह तरह की, मतलब ऐसा फंड फंड इतना प्रोवाइड किया जाए कि जगह जगह नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुलें और बच्चे पढ़ें विश्वविद्यालयों में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ें। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बनाए जाएं, है ना, पीजी लेवल के कोर्सेज बनाए जाएं, रिसर्चेज पे बहुत फोकस हो यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके लिए भी प्रावधान किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम की बातें शिक्षा नीति करती है कि पार्ट टाइम एजुकेशन का प्रावधान किया जाए। वे बच्चे जो रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी फैमिली की ज़रूरत है कि उसका बच्चा काम करे, मान लीजिए 12वीं पास करके काम करे, वो विश्वविद्यालय नहीं जा सकता, तो ऐसे में उसे ये ऑप्शन होना चाहिए कि उसे अंशकालिक शिक्षा या पत्राचार के द्वारा शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, और इसमें भी अलग अलग तरह के कोर्सेज उसे प्रोवाइड किए जा सके, जिससे कि अगर वो पार्ट टाइम भी मान लीजिए व्यवसायिक शिक्षा में, मतलब वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, या फिर वो एग्रीकल्चर में जाना चाहता है, या इंडस्ट्रियल में जाना चाहता है, तो ये सभी ऑप्शन उसके पास होने चाहिए। फिर साक्षरता और वयस्क शिक्षा का प्रसार। अब लिटरेसी और एडल्ट एजुकेशन की बात भी ये शिक्षा नीति करती है कि इन जो वयस्क एडल्ट एजुकेशन है, इस पर एम्फसाइज दिया है बहुत कि इसको भी शामिल किया जाए, इसको भी विद्यालयों के स्तर पे या यूनिवर्सिटी के स्तर पे इसको भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। इसके बाद खेल और खेलकूद की बातें शिक्षा नीति करती है कि खेलों को प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, विद्यालय स्तर पर भी और यूनिवर्सिटी स्तर पे भी। इन नेशनल वाइज बच्चे खेलें, फिजिकल एजुकेशन को एज ए ऑप्शन दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें विद्यालयों में कंपलसरी की जाए एक्चुअली। उसके बाद अल्पसंख्यकों की शिक्षा की ये बात करती है शिक्षा नीति की, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, है ना, जो भी माइनॉरिटी धर्म है, तो उनके लिए अलग से जो उनके राइट्स हैं, जो संविधान में उन्हें राइट दिए गए हैं, उसके अनुसार उनकी शिक्षा में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। उन्हें लगातार उनकी शिक्षा के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उसके बाद शैक्षिक संरचना की बात करती है शिक्षा नीति की। जो हमारा जो शैक्षिक संरचना है वो 10+2+3 पैटर्न पर होगी। हालांकि अभी नई शिक्षा नीति ने इसको फिर बदल दिया है, लेकिन ये उस समय ये शिक्षा नीति ने हमें रिकमेंड किया था। और उसके बाद ये शिक्षा नीति ये भी बात करती है कि केंद्र और राज्य, ये जो भी शिक्षा में बदलाव है, ये जो भी सिफारिशें हैं, इनको तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर साझा प्रयास करेंगी। तो दोनों को, चाहे वो फंड के स्तर पे हो या किसी भी नीति बनाने के स्तर पे हो, तो दोनों को ही साझा प्रयास करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हर 5 वर्ष के बाद नीति की समीक्षा की जानी अति आवश्यक है। तभी हमें पता लगेगा कि ये शिक्षा नीति कितनी सफल हुई है या नहीं। तो ये 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, इसकी मुख्य सिफारिशें थी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिक्षा से संबंधित आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।